अस्सलाम वालेकुम डियर यंग गजालियंस। एपिसोड नंबर 13 के साथ डॉक्टर तासीर सलाउद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये ओरिजिन्स ऑफ वेस्टर्न साइंस का पार्ट 3 है। इसमें हम वीडियो जो एपिसोड 11 और 12 में हमने बात की है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया कि 4 क्लेम्स थे वेस्टर्न साइंस के अपने बारे में हैं, बल्कि कि ये फैक्चुअल होती है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, ये यूनिवर्सल होती है और ये ए हिस्टोरिक होती है। अगर आप इससे पिछली वीडियो देखें तो उसमें आपको इन चारों लफ्ज़ों के मतलब समझा दिए गए हैं और बता दिया गया है कि ये नॉलेज सवाए कुरान के ये चारों टेस्ट और कोई किताब दुनिया में पूरा नहीं उतरती। तो अब हम जो आगे चल रहे हैं उसमें जो अंडरस्टैंड करनी है बातें साइंस के बारे में कि वेस्टर्न साइंस को हम रिलीजन के तौर पे क्यों नहीं अपना सकते, या साइंस फैक्चुअल क्यों नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, यूनिवर्सल क्यों नहीं है और हिस्टोरिक क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि साइंस की कोई भी थ्योरी जो बनती है वो बेसिकली प्रोसेस ऑफ इंडक्शन से बनती है। इंडक्शन क्या प्रोसेस है? इंडक्शन का प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की, उन ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाले नतीजे को आपने एक पर्टिकुलर केस के ऊपर अप्लाई करके उसको जज किया। ये इंडक्शन का प्रोसेस है। अब इंसान क्योंकि खुदा नहीं है और उसकी ऑब्जर्वेशंस अनलिमिटेड नहीं हो सकती, वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ के सेंस में यूजुअली बात नहीं कर सकता इफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंसिडर्ड ऑफ 2 और 3 और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल और लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आप उसके बारे में यूनिवर्सली कोई स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं। तो इंडक्शन का प्रोसेस ऐसे है। फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर ये अपनी क्लासेस में भी एग्जांपल देती होती हूँ, है तो ये एक मजाया सी एग्जांपल लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली फैक्ट कि सपोज करें कि आप किसी ऐसे जजीरे में रहते हैं, ठीक है, और आप दुनिया में कभी बाहर नहीं निकले और उस जजीरे में जो है वो इंतहाई शरारती किस्म के बदतमीज बच्चे हैं और वो हर कुत्ते को जो है वो पत्थर मार मार के उस बेचारे को लंगड़ा कर देते हैं। तो आप जब से पैदा हुए आपने उस दुनिया में, उस अपनी छोटी सी दुनिया में कुत्ते देखे जो कि लंगड़े थे और वो 3 पैरों पे चलते थे उछल उछल के। तो आपके ज़हन में ये था कि कुत्ते की डेफिनेशन ये है कि वो 3 पैरों पे चलता है और दिस इज़ व्हाट अ डॉग इज़। फिर जब आप अपने 30, 40, 50 साल के होके उस जज़ीरे से निकले और कहीं गए और आपने 4 टाँगों पे चलता हुआ कुत्ता देखा, तो आपने ये सोचा कि या तो ये कुत्ता नहीं है या ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी बनी हुई थी, जो आपने अपने ऑब्जर्वेशन से, इंडक्शन प्रोसेस से अपने ज़हन में डेफिनेशन बनाई थी, वो डेफिनेशन गलत थी। और इस तरह की बहुत सारी, ये तो मैं ऐसे ही मजाक के सेंस में बच्चों को समझाती हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा ही होता है कि जब आपके ज़हनों में कोई ऑब्जर्वेशन कर करके अपने इलाके में आपने कोई एक कास्ट के लोग देखे जिनमें आपने एक खास हैबिट देखी, आपके उस इलाके में वो हैबिट पाई जाती थी, आप किसी आउटसाइड दैट एरिया उसी कास्ट के किसी बंदे से मिले, आपने उसके बारे में सोच लिया ये लालची होगा, ये कमीना होगा, ये मेहरबान होगा, ये मोहब्बत करने वाला होगा, और आपका वो अंदाज़ा गलत निकला। इसलिए कि इंडक्शन का प्रोसेस जो आपने किया वो प्रोसेस 100% रिलायबल नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। तो साइंस क्योंकि उसका तमाम थ्योरीज़ की प्रोसेसिंग इंडक्शन पे बेस होती हैं और इंडक्शन इटसेल्फ इज़ नॉट अ रिलायबल प्रोसेस। 100% आप नहीं कह सकते। आप देखिए साइंटिफिक जो हम रिसर्चेज़ करते हैं उसमें हम अपना जो है वो स्टैंडर्ड एरर रखते हैं, अपना एरर का मार्जिन रखते हैं, और अगर हम कहते हैं 5% एरर तो उसका मतलब ये है कि वी कैन बी मैक्सिमम 95% श्योर कि ये चीज़ सच होगी। अगर हम 1% एरर कहते हैं तो हम कहते हैं वी कैन बी 99% श्योर कि ये बात सच होगी। अब उसमें ये होता है कि किसी में आप बड़ा वो जान ह्यूमन की कहीं लाइफ इन्वॉल्व हो सपोज, और आपके पास वो 1% एरर भी बहुत डेंजरस हो सकता है बिकॉज यू विल किल 1% ऑफ द पॉपुलेशन इफ दैट 1% एरर इज ट्रू। तो इंडक्शन प्रोसेस इज नॉट रिलायबल प्रोसेस कि जिसमें आप फैक्चुअल कह सकें, किसी चीज़ को फैक्चुअल कह सकें, तो वो फैक्चुअल नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा है जी फॉल्सिफिकेशन। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ को सच साबित नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडक्शन प्रोसेस सच साबित नहीं कर सकता, तो सच तो कोई चीज़ साबित हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, तो फिर हम किसी भी थ्योरी को सच कब तक मानते हैं? तो ये जो है ये कार्ल पॉपर ने बेसिकली कहा कि फॉल्सिफिकेशन इज अ गुड टेस्ट फॉर अ साइंटिफिक थ्योरी, एंड अ गुड साइंटिफिक थ्योरी इज दैट थ्योरी जो कि लंबे अरसे के लिए फॉल्स प्रूव ना हो सके, यानी उसके ऊपर आप टेस्ट आफ्टर टेस्ट आफ्टर टेस्ट अप्लाई करते जाएं और हर दफ़ा उसका आंसर जो है वो ट्रूथ 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 आता जाए, तो आप ये कहेंगे कि दिस इज़ अ गुड थ्योरी, क्योंकि ये अपने फॉल्सिफिकेशन के टेस्ट को, इट शुड बी फॉल्सिफाएबल, उसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए कि जिस पे वो फॉल्सिफाई हो मगर वो फॉल्स साबित ना हो सके। तो कार्ल पॉपर ने ये कहा कि एक अच्छी साइंटिफिक थ्योरी वो थ्योरी है कि जिसको आप लंबे अरसे तक झूठा साबित ना कर सकें या उसको अनट्रू साबित ना कर सकें, तो फिर आप उसको मानते रहते हैं। लेकिन
किसी एक ऑब्जर्वेशन में भी अगर रिजल्ट्स में वो गलत साबित हो जाती है तो वो पूरी थ्योरी रिजेक्ट कर दी जाती है फॉर एवर, एंड इट इज़ नेवर कंसिडर्ड ट्रू आफ्टर दैट। ठीक है। अम, एक और साइंस के साथ जो बड़ा मसला है, तीन प्रॉब्लम्स थे, जिसमें से पहला ये है कि इंडक्शन प्रोसेस इज नॉट रिलायबल। दूसरा ये है कि यू कैन मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज prove some theory false, and unless you prove it false you can believe it to be true। ये मेथड है। और तीसरा ये है कि हमने ये बिलीव कर लिया है कि साइंस जो है जब बनी थी उसके बाद से मुसलसल जो है वो ग्रो करती जा रही है, कोई लीनियर ग्रोथ पैसेज है और आप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। साइंस में जो है वो बेसिकली साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हैं, और कोहन इस बात को एक्सप्लेन करता है, और कोहन कहता है कि साइंस जो है वो एक साइक्लिकल मूवमेंट है उसकी, और ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्सेलरेशन होती है तो रिटार्डेशन भी होती है, अगर फॉरवर्ड मूवमेंट है तो बैकवर्ड मूवमेंट भी है, अगर थेरीज ट्रू एक्सेप्ट होती हैं तो वो फॉल्सिफाई भी होती हैं। और यही झटके और फ्लक्चुएशंस के साथ साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। और प्रोग्रेस से कतन ये मुराद नहीं है कि देखिए, मैं आपसे कहती हूँ कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले इन्होंने रिसर्च करनी शुरू की और इन्होंने कहा कि जी ये बटर नहीं खाएं, देसी घी नहीं खाएं, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, नालियों में जम जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये है वो है। और कुकिंग ऑयल का एक जो है वो इंडस्ट्री ने बूम किया और ग्रो किया। बाद में पता चला जी इसमें तो निकल होता है, इसमें प्रोसेसिंग फलाना है, ये तो जो है वो कंसंट्रेटेड पॉलीमर्स हैं और पता नहीं क्या कुछ, और ये ना खाएं और इससे हार्ट अटैक हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा। तो कम बैक टू नेचुरल फैट्स, कम बैक टू अनसैचुरेटेड फैट्स, और उसमें फिर दोबारा वही देसी घी, वही बटर और वही सारी चीज़ें। तो ये हम सब देख रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे सामने ही चीज़ें हो रही हैं, मैं कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बात नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि साइंस जो है वो बहुत सारी रिसर्चेस करती है, और सारी रिसर्चेस जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। और इसमें मैं आपको एक बात, कमर्शियलिज्म का भी बड़ा एलिमेंट है। बहुत सारी कंपनियां वो रिसर्च फाइनेंस कर रही होती हैं एट द बैक एंड, कि जब वो आपको कहते हैं एक साइंस ने साबित किया कि जिस बच्चे ने कम्प्लान पिया वो 2 इंच ज़्यादा लंबा हो गया, तो कम्प्लान वाले ने वो रिसर्च फाइनेंस की होगी, अपने ही 4 रिश्तेदार के बच्चों के ऊपर वो रिसर्च करके तो आपको रिजल्ट दे देते हैं। और इस किस्म की बहुत सारे फ्रॉड्स जो हैं वो साइंस के नाम पे दुनिया में चलते हैं, क्योंकि साइंस जो है उसके उस एक्सपेरिमेंट को यूनिवर्सल करना इज नॉट इजी। ठीक है। तो लास्ट में मैं ये बात कहूँगी इस वीडियो के, कि कंक्लूजन इसका ये करूँगी कि बहुत ख़तरनाक किस्म की कंक्लूजन्स जो हैं, जब हम साइंस को कि ये 4 क्लेम्स को सच्चा मान लें कि साइंस फैक्चुअल है, साइंस ऑब्जेक्टिव है, साइंस यूनिवर्सल है और साइंस ए हिस्टोरिक है, अगर हम ये बात सच्ची मान के चलना शुरू हो जाएं तो हम 3 बड़े नतीजों पे पहुंचते हैं, और वो नतीजे हम मुसलमानों के दिमागों में भी बन गए। हम माने या ना माने, हम एडमिट करें या ना करें, हमारे दिलों में ये बातें घर कर गई हुई हैं जिससे हमारा ईमान खराब होता है। और वो 3 बातें ये हैं। पहली बात ये है कि साइंस प्रोवाइड्स द ओनली रिलायबल गाइड टू ट्रूथ। सच तक पहुंचना है तो साइंस का इस्तेमाल करो, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों को फैक्ट मानो। दूसरी, साइंस विल इवेंचुअली बी एबल टू सॉल्व ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स। इंसान के तमाम तर मसाइल का हल साइंस में पोशीदा है, और साइंटिफिक रिसर्च करते रहो करते रहो करते रहो, इवेंचुअली आप इंसानों के सारे मसले हल कर लेंगे। साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन प्रॉब्लम्स किस स्पीड से ग्रो भी किए हैं उन पे भी एक नज़र डालनी है, जिसमें बायो वॉरफेयर, ठीक है, और आपके एटॉमिक बॉम्ब्स और बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं जो कि साइंटिफिकली ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम्स का बायस बन रहे हैं। और तीसरा जो है वो ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वाज इन्वेंटेड बाय मैन टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना लाइक रेन and lunar cycles and thunder and earthquakes, etc., etc. Now the science provides the correct explanations. Now that science is providing the correct explanations, God is no more required. And that is where हम मुसलमानों ने भी ना एक जानमाज बिछाई होती है, जिस पे हम अपनी दिल की तसल्ली को 5 टाइम आके टकरे मार लेते हैं, और जो है वो रमज़ान में रोज़े भी रख लेते हैं। लेकिन जब आती है प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात, मैं अभी आपसे वो बात कर रही हूँ कि जिसमें बहुत सारे लोग मुझ पे गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि दिल के अंदर झाँक के देखें, क्या हम वाक़ई अपने ज़िंदगी के हर मसले को हल करने के लिए अल्लाह और अल्लाह की किताब का सहारा लेते हैं? क्या हम कुरान को अपने मसाइल के हल के लिए खोल के पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स के लिए पढ़ते हैं, एवरीडे लाइफ में अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कुरान पे बेस करते हैं, या हम साइंटिफिक नॉलेज, दुनिया, किताबें, फिलोसोफर्स और इन लोगों के पीछे भागते हैं? दैट इज़
अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। और मैं इन द एंड आपको ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स, आप चले जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा बंदा जो कि नोबेल प्राइज़ हासिल कर चुका है इकोनॉमिक्स में, फ़िज़िक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, किसी भी और सब्जेक्ट में, और उसको आप जाके कहते हैं शादी कैसे निभानी है, मेरा बच्चा साइकोलॉजिकली मेरे से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, और कोई भी और सोशल प्रॉब्लम जो आपका है, आपका क्या ख़्याल है कि जस्ट बिकॉज़ वो फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ होल्डर है, तो वो आपको शादी में भी बेस्ट मशवरा दे सकेगा? दिस इज़ माय पॉइंट। फ़िज़िकल साइंसेज़ और सोशल साइंसेज़ में फ़र्क है, और इनको डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। थैंक यू।